हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर यानी लेसन नंबर 34 पार्ट 3 में हमने स्टार्ट किया था एसबीआई पीओ 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मेंस में जो क्रिटिकल रीजनिंग के पूछे गए थे, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आज हम फिर उसको कंटिन्यू करते हुए रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जब हम इन सवालों को करते हैं तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी तैयारी जो हमने बेसिक नॉलेज काम आ रही है? लेसन नंबर 1, 2, 3 में जो हमने लेसन्स में पढ़े कॉन्सेप्ट्स और बाकी लेसन्स में भी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए, क्या उनका इस्तेमाल अब आप कर पा रहे हैं? अभी तक तो कर पा रहे हैं, मैंने देखा है, कुछ कमेंट करके भी मुझे स्टूडेंट्स ने बताया। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करें सेशन को, और कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि क्या वो तैयारी अब आपके काम आ रही है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि 5 तक हम कर चुके हैं पिछले लेसन में। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे हम, जैसे हमेशा हम करते हैं। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ 5 स्टेटमेंट्स। यहाँ एक पैसेज दिया है, उसके बाद 5 स्टेटमेंट्स फॉलो अप होंगे। आंसर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। अब आगे एक डायरेक्शन दिया होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है, बट पहले हमें क्या समझना है? पैसेज को। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पैसेज। 2 पैराग्राफ वाला पैसेज है, थोड़ा सा लॉन्गर पैसेज है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। द एवरेज अमेरिकन वोटर डज नॉट केयर अबाउट लीबिया। ये पहला प्रीमाइस है, और बिल्कुल क्लियर बता दिया कि एक एवरेज अमेरिकन वोटर को लीबियन क्राइसिस से कोई भी लेना देना नहीं है। लीबियन क्राइसिस यानी एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप देखोगे ऑयल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। और लीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये हमें पता है, ठीक है। इमोशनल सेंस से कुछ तो आइडिया है ही हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मे साउंड हार्श बट इट्स जनरली ट्रू। ये आपको सुनने में ज़रूर हार्श लगे, लेकिन ये ट्रू बात है कि एक अमेरिकन वोटर को लीबियन क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। द एवरेज अमेरिकन डज हाउएवर केयर्स अ ग्रेट डील अबाउट गैस प्राइजेस। उसको गैस प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे हमें भी पड़ता है। इंडिया में भी आप देखोगे लोग बहुत कंसर्न हैं डीजल और पेट्रोल प्राइसेस को लेकर के। वैसे ही अमेरिकन वोटर को इस बात से, एवरेज अमेरिकन वोटर को इस बात से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। सो परहैप्स इट इज़ नो सरप्राइज दैट एज द रिजाइम ऑफ मोहम्मद गद्दाफी फॉल्स, American news outlets are trying to explain the news out of Libya within the frame of prices at the pump. जब आपने लिखा है सो परहैप्स, तो यानी कि आप कुछ कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, और आपने क्लियर कंटेंशन यह बताया है कि अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स अब ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों लीबियन क्राइसिस किसी तरीके से हमारे पेट्रोल या गैस प्राइसेस जो पंप्स पे आपको मिलता है उससे उसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अमेरिकन वोटर को ये समझाना लीबियन क्राइसिस इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने उसको रिलेट कर दिया किससे? गैस प्राइसेस से। उन्होंने कहा, हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ रिलेशन डाल के कॉन्टेक्स्ट में ला करके एक न्यूज़ बनाई लीबिया को लेकर के। तो काफ़ी हद तक हमें कंटेंशन प्रूव हो चुका है कि अमेरिकन न्यूज़ मीडिया आउटलेट को उनको मालूम था ये किसी तरह की अमेरिकन वोटर को लीबियन क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि हम उनको ये ना समझाएं कि उनका इससे सीधा रिलेशनशिप है उनके प्राइसेस, गैस प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस से। ठीक है, चलिए अब ये तो कंटेंशन हमें समझ में आ गया। Heck, it was the first idea that came to my mind as I thumbed through the morning news। ये ऑथर का कंटेंशन है, ये तो समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं, देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है। Adding insult to injury is the amount of fuel being used to conduct these fuel-based military operations in the Middle East। अब यहाँ पर बताया गया है क्लियर कंटेंशन कि हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हम ये जो फ्यूल बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किसी तरह कंडक्ट कर पाएँ। वो हमारे लिए इंजरी हो रही है जब हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। किस लिए खत्म हो रहे हैं? ये जो बोला जाता है अमाउंट इज इंजरी टू द अमाउंट ऑफ फ्यूल बीइंग यूज्ड, दैट मीन्स वो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ रिसोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, इंजरी किसकी होगी? रिसोर्सेज की होगी। क्यों? क्योंकि आप फ्यूल बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ? मिडिल ईस्ट में। चलिए अब इसके बारे में क्या बताया गया है। अ CNN.com आर्टिकल पॉइंटेड आउट रिसेंटली दैट, कंटिन्यूड है यहाँ से, क्या कहता है आर्टिकल, देखते हैं। वन आउट ऑफ एट US आर्मी कैजुअलिटीज इन इराक वॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्यूल कॉन्वॉय। यानी कि कहीं फ्यूल जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा तो उसमें 8 में से 1 US आर्मी का जो मिलिट्री का जो सोल्जर है वो कैजुअलिटीज में कन्वर्ट हो जाता था। कैसे? वो प्रोटेक्ट कर रहा होता होगा फ्यूल कॉन्वॉइस को। अब हमें पता है कि इराक में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर IS का काफ़ी बड़ा एक
एक एजेंडा चल रहा है, तो फ्यूल को लेकर के लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फ्यूल कॉन्वॉय को बचाने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहाँ पर 8 में से 1 सोल्जर इस वजह से अपनी जान गंवा रहा है। A post on Scaling Green contained a video of FTI Consulting's Adam Siegel recalling a chat with General Richard Zimmer। यहाँ पर एक फैक्ट देने की कोशिश की है, दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है। तो वो ये कहते हैं कि इन दी कॉन्वर्सेशन द फॉर्मर कमांडर ऑफ ट्रूप्स इन दी अनबर प्रोविंस ऑफ इराक टोल्ड सीजेल दैट आई नीड रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज गेटिंग फ्यूल टू माई बेस इज पुटिंग पीपल्स लाइव्स एट रिस्क। हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस में मेरे जो आदमी हैं वो मर रहे हैं, मेरे सोल्जर्स की जो है वो आहुति हो रही है वहाँ पर। और ये तो हमने देखा पिछले लाइन में, पिछले प्रेमाइस में ये प्रूव करने की कोशिश की, तो हमें कुछ तो समझ में आ गया कि मिडिल ईस्ट में कोई क्राइसिस है, वो फ्यूल से रिलेटेड है। चलिए, अब थ्रू आउट हमें ऑथर का पैसेज क्लियर हो गया, उसका जिस्ट क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कैन बी अ जस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द वे अमेरिकन न्यूज एजेंसीज आर पोर्ट्रेइंग द लीबिया न्यूज। ये तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया आपने, कहा कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है वो ये एक्सप्लेन कर सके कि अमेरिकन न्यूज एजेंसीज किसी तरीके से लीबियन न्यूज को पोर्ट्रे कर पा रही हैं। तो हमें बस एक वो कारण ढूंढना है, वो तो हमें पहले से ही पता है कि अमेरिकन न्यूज़ जो है वो किसी तरह लीबियन क्राइसिस को किससे जोड़ रही है, फ्यूल प्राइसेस से। तो ये तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में अब क्लियर हो चुकी है बात, तो हमें तो सिर्फ सही आंसर पे टिक करना है। तो चलिए देखते हैं, 5 ऑप्शंस फिर बड़े लेंदी से बताए गए हैं, तो हमें एक एक को रिजेक्ट करना होगा। द जनरल अमेरिकन पब्लिक हैज सेवरल इश्यूज closer home related to everyday politics to worry about and does not want to spend precious time worrying about the fall of African country far away। ये तो क्लियर इन्फरेंस है, लेकिन क्या इस चीज़ को ये एक्सप्लेन कर पा रहा है कि न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रही लीबियन क्राइसिस? जी नहीं, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, इन्फरेंस क्लियर है, ये तो हमें पता है कि एक एवरेज अमेरिकन को किसी भी हालत में आपकी जो लीबियन क्राइसिस है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कंसर्न नहीं था उसको लेकर के। हाँ, उसकी जो एवरीडे पॉलिटिक्स है उसके लिए तो वो कंसर्न हो सकता है, तो ये एक इन्फ्रेंस हो सकता है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये मेरी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऑप्शन बी, अमेरिकन न्यूज़ मीडिया, यहाँ पर मीडिया न्यूज़ के बारे में फिर से बात की, शायद ये एक्सप्लेन कर पाएँ कि दैट इट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया indulges in misguided portrayal of Middle Eastern monarchies and dictatorship। क्या हमें कहीं कोई ओवरऑल कंटेंशन में ये प्रूव होता हुआ दिखा कि वो न्यूज़ मीडिया किसी तरीके से जैसे वेस्टर्न मीडिया करती है किसी तरह मिसगाइडेड पोर्ट्रेयल बनाती है मिडिल ईस्ट मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप का? जी नहीं, कहीं मुझे ये चीज़ प्रूव होते हुए नहीं दिख रही थी, कहीं मैंने ये नहीं देखा कि किसी तरीके से मिसगाइडेड पोर्ट्रेयल बनाया गया, ये चीज़ नहीं कहीं मुझे दिखी। हाँ, ये ज़रूर दिखा कि वो कैसे अमेरिकन वोटर्स को रिझाती है, कैसे उसको अपने न्यूज़ प्रेजेंट करती है, वो मुझे मालूम है और मुझे उसका एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। पर ये चीज़ मुझे कहीं एक्सप्लेन होते नहीं दिखी कि क्यों वो मिडिल ईस्टर्न मोनार्कीज़ को एक गलत तरीके से पोर्ट्रे करेगी, तो इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन सी देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी विल नॉट रिक्वायर कॉन्वॉयज टू ट्रांसपोर्ट इट एंड हेंस सेव अमेरिकन लाइव्स। ये तो क्लियर इन्फरेंस है सेकंड पैरा में से, पर क्या ये वो न्यूज़ वाली बात को एक्सप्लेन कर रहा है? जी नहीं, तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे हम। ऑप्शन डी, with the dearth of oil in the United States, it is but natural that USA should look out for its interest and use the prospect of felling a dictatorial regime for gains in oil। क्या अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पैसेज में ऐड कर दूं, बिल्कुल ये हमें पैसेज को स्ट्रेंथन करता हुआ दिखाएगा, ये स्टेटमेंट हमारे पैसेज को स्ट्रेंथन कर देगा, पर ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जो बात हमने पूछी गई है, हमसे सवाल पूछा न्यूज़ एजेंसी वाली बात का। तो ऑब्वियस बात है, इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे, तो पैरा 2 से रिलेटेड है, पैरा 1 से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ई देखते हैं, अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट्स आर पैंडरिंग टू द जनरल पब्लिक एंड पुटिंग द लीबियन क्राइसिस इन अ कॉन्टेक्स्ट दैट द एवरेज अमेरिकन कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल क्लियर आंसर है, ये तो हमने पहले ही समझ चुके थे कि अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट्स किसी तरीके से लीबियन क्राइसिस अमेरिकन वोटर्स को समझाना की कोशिश कर रही है, रिझाने की कोशिश कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, उनको पैंडर कर रही हैं कि किसी तरह आप इस बात को समझिए कि क्यों लीबियन क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ की गैस प्राइसेस से रिलेट कर रहे थे आप उसको। तो काफ़ी हद तक अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट्स पैंडर कर रही हैं जनरल पब्लिक को, और ये हमारा काफ़ी हद तक सही आंसर होगा। किसी तरह वो एवरेज अमेरिकन को अंडरस्टैंड कराना चाहती हैं कि क्यों आपको लीबियन क्राइसिस के बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए, ये हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा। हम ए बी सी डी को चारों को रिजेक्ट कर सकते हैं और ई को एकदम क्लियर आंसर की तरह ले सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। BSNL has launched its customer acquisition and customer communication management project that digitizes mission critical customer centric business process to provide customer experience across all channels throughout the customer life cycle। अब BSNL ने एक प्रोजेक्ट डाला है। क्या है वो प्रोजेक्ट? वो एक कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा और कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेसेस को एनहांस करेगा थ्रू आउट कस्टमर लाइफ साइकिल। ये तो हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड बोला क्रिटिकल, यानी कि जो पेचीदा जो चीज़ें होंगी जो कस्टमर से रिलेटेड होती हैं, कस्टमर लाइफ साइकिल में जो पेचीदा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो सॉर्ट आउट करेंगे और कस्टमर को एक्वायर करने की तरह किसी तरह कोशिश करेंगे, उसको उससे कम्युनिकेशन बना के रखने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि हमारे कस्टमर जो है हमारी सर्विसेज का इस्तेमाल करते रहें, रिचार्जेस का यूज़ करते रहें, सिम कार्ड्स का यूज़ करते रहें, इंटरनेट का यूज़ करते रहें, जो भी BSNL की प्रोवाइड करती हुई सर्विसेज हों उनको इस्तेमाल करते रहें। काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया हमको कि कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है अब आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो कि CSCMS प्रोजेक्ट द्वारा, जो कि BSNL द्वारा लॉन्च किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स, तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वो चाहते थे कि टू सेंट्रलाइज द बिजनेस प्रोसेसेस टू एंश्योर फास्टर सर्विस, एक्यूरेट कस्टमर रिस्पॉन्स एंड कस्टमर डिलाइट। बिल्कुल, आप कस्टमर को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बिजनेस प्रोसेस को आप सेंट्रलाइज करके और फास्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के आधार पे ये इम्पैक्ट हो सकता है, प्रोबेबल आंसर है। इसके इंडक्शन ज़्यादा है, 80 to 90% होने के चांसेस हैं, तो मैं इसको एक प्रोबेबल आंसर की बकेट लिस्ट में डालूंगा। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। कस्टमर ऑनबोर्डिंग इज नाउ बीइंग इंक्रीज फ्रॉम आवर्स टू डेज। क्या ऐसा होगा? इसका इम्पैक्ट ऐसा हो जाएगा कि किसी तरह कस्टमर ऑनबोर्डिंग का समय और बढ़ जाए। कस्टमर को मतलब एक्वायर करने की आप बात कर रहे हो, फास्टर एक्सपीरियंस देने की बात कर रहे हो, तो आप आवर्स से डेज में चले जाओगे तो कैसे कस्टमर आपके पास रह जाएगा? तो ये एक इम्पैक्ट नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। कस्टमर ऑनबोर्डिंग इज नाउ बीइंग डिक्रीज फ्रॉम डेज टू आवर्स। बिल्कुल सही आंसर होगा ये हमारा। हाँ बिल्कुल, हम जितना फास्ट ऑनबोर्डिंग करेंगे उतना ही कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लाइफ साइकिल उसकी बढ़ेगी, तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, काफ़ी प्रोबेबल आंसर हो सकता है, तो इसको भी मैं अपने बकेट लिस्ट में रखूंगा। ऑप्शन डी कहता है बोथ ए एंड बी, तो बी नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ई कहता है बोथ ए एंड सी, तो बिल्कुल क्लियर आंसर होगा हमारा ये। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको इम्पैक्ट के बारे में समझना था तो ये सब प्रोबेबिलिटी आपको लगानी होगी यहाँ पे। ये रहा सॉल्यूशन इस स्क्रीन पे, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और मैं बढ़ूंगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे हम। रीड द शॉर्ट पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, सिंपल पैसेज पढ़ना है और सवाल का जवाब देना है आपको। कैश इज द मदर्स मिल्क ऑफ क्राइम। पहले ही प्रीमाइस में आपने क्या रिलेट किया है? कैश को रिलेट किया है क्राइम से। सेकंड प्रीमाइस कहता है इट्स अपील टू क्रिमिनल्स इज क्लियर। अब यहां पर ये क्लियर बता दिया कि क्रिमिनल्स मोटिवेट होते हैं किससे? कैश एक्वायर करने के लिए, और इसीलिए वो एक मदर्स मिल्क ऑफ क्राइम है। अनलाइक कार्स और पेंटिंग्स इट कैन बी कंसील्ड इमीडिएटली आफ्टर बीइंग पिंच्ड। ये तो हमें पता है, जैसे कार्स और पेंटिंग्स को तो आप छुपा सकते हैं, पर क्या आप कैश को छुपा कर सकते हैं? जी नहीं, कैश को तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It has no security features to prevent it being easily and anonymously spent on legal or illegal goods। बहुत ही क्लियर कंटेंशन प्रूफ किया है कि कैश का इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी सिक्योरिटी फीचर की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसको इलीगली एक्वायर किया है और इलीगल गुड्स के ट्रांजेक्शन्स में भी आप उसको यूज़ कर लो एनोनिमसली, कोई नहीं आपसे पूछेगा ये पैसा कहाँ से आया। अनलाइक नियरली एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टोलन इट्स नीड्स नो फेंस। ठीक है, उसको आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई फेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका इस्तेमाल कैसे भी कहीं भी धीरे धीरे भी कर सकते हैं या तेजी से भी कर सकते हैं। बट अ न्यू पेपर फ्रॉम द नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च फाउंड, अब यहाँ पे एक फैक्ट देने की कोशिश की गई है एक अथॉरिटी द्वारा, दैट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स लेड टू अ ड्रॉप ऑफ 9.8% इन द ओवरऑल क्राइम रेट एंड कॉज द रेट्स ऑफ द बर्गरी, असॉल्ट एंड लार्सनी टू फॉल बाय 7.9%, 12.5% एंड 9.6% रिस्पेक्टिवली। तीनों चारों तरीके के जो आप देख रहे हो ओवरऑल क्राइम्स, बर्गलरी जैसे किसी के यहाँ डाका डालना, चाहे वो बैंक का हो, चाहे घर में हो, चाहे वो कहीं दिन दहाड़े लूट हो, या असॉल्ट हो, या लार्सनी हो, इस सब के रिस्पेक्टिवली आप देखो तो रेट्स फॉल डाउन हुए जब से
आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का नाम लिया यहाँ पे। जब से आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का इस्तेमाल किया है क्राइम रेट कम हुआ है, ये तो समझ में आ गया हमें कंटेंशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लोअर नंबर ऑफ अरेस्ट। ऑब्वियसली जब क्राइम कम होगा तो जो कन्विक्शंस होंगे वो भी कम होंगे, अरेस्ट कम होंगे। एंड इंडिकेशन दैट द क्राइम रेट्स डिक्लाइन डिड नॉट स्टेम फ्रॉम मोर, यहाँ से कंटिन्यूड है, फ्रॉम मोर एग्रेसिव पुलिसिंग, यानी कि एग्रेसिव पुलिसिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हुई जितनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इफेक्टिव हो गई हैं, ये तो समझ में आ गया। द पेपर सेड दैट द शिफ्ट फ्रॉम कैश टू कार्ड सिंस 1990 डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस हैव राइजन 27 फोल्ड। अब कैश से लेके बहुत से लोग कैश न कैरी करके कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कैश बैंक में रखते हैं। 1990 के दशक के बाद से 27 फोल्ड 27 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। क्या डिजिटल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स बढ़ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम बढ़ चुके हैं। Whereas cash volumes has grown by just 4% of euro, यानी जो ओवरऑल कैश है हमारे पूरे जो एनवायरनमेंट में, पूरे हमारे कंट्री में, उसका जो वॉल्यूम है वो 4% से बढ़ गया, विच हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डिक्लाइन इन द क्राइम। अब वो 27 गुना डिजिटल पेमेंट्स बढ़ाई, 4% कैश बढ़ा, यानी कि कैश का जो रेट है वो कम हो रहा है, मतलब बढ़ने का जो ग्रोथ है वो उसके कंपैरिजन में देखा जाए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के वो कम है, क्योंकि ये 4% बढ़ा है और वो 27 गुना बढ़ गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव। अब यहाँ पर कंक्लूजन पूछा है, यानी हमारा थंब पूछा है और हमारे जो चारों उंगलियां इसको प्रूव करती हुई दिखनी चाहिए, यानी जितना भी ओवरऑल कंटेंशन है वो प्रूव होता हुआ दिखना चाहिए। ट्रिकी हो जाता है कंक्लूजन, हमें पता है, लेकिन हमारे पास क्या है, चीट कोड। चीट कोड क्या है, हम देयरफॉर लगा देते हैं स्टेटमेंट्स में, एक ही आंसर सही होगा, पर यहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुली उस चीज़ को देखना होगा क्योंकि बहुत ही लाइकली आंसर्स होंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या है स्टेटमेंट्स। पहला देखते हैं, क्रिमिनल्स नीड फॉर कैश मोटिवेट्स मच प्रेडेटरी स्ट्रीट क्राइम। क्या ये ओवरऑल स्ट्रीट क्राइम्स की बात हो रही थी? जब आपने बोला बर्गलरी, तो स्ट्रीट क्राइम, बर्गलरी एक स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है बर्गलरी आप स्ट्रीट पे नहीं कर सकते, आपको उसके लिए किसी के घर में घुसना होगा, किसी की प्रेमाइस में जाना होगा, जैसे बैंक में आप डाटा डालते हो, ज्वेलरी शॉप में आप डाटा डालते हो, तो वो एक प्रेडेटरी स्ट्रीट क्राइम नहीं है। एक चेन स्नैचिंग का सिर्फ नहीं है, या असॉल्ट नहीं है किसी तरीके का, आपसे राह चलते कोई सड़क पे किसी तरह आपको असॉल्ट कर दे या कोई क्रिमिनली इंटिमिडेट करके आपसे पैसे छीन ले, तो वो एक तरीके का यहाँ पर कंटेंशन प्रूव ओवरऑल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव हुई, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की वजह से क्राइम रेट कम हो गया, तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बात कर दी क्या, मच प्रीडेटरी स्ट्रीट क्राइम की, तो यहाँ मुझे देयरफॉर लगाने की आवश्यकता भी नहीं है और मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन बी, द मोर पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आर डिजिटाइज द लेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्राइम। हाँ, ये तो हमें प्रूव होता हुआ दिखा थ्रू आउट, बहुत ही अच्छा और लाइकली आंसर है कि जितनी ज़्यादा पेमेंट ट्रांजेक्शन डिजिटाइज होती जाएंगी उतनी ही क्राइम की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती चली जा रही है, क्योंकि अरेस्ट भी कम हो रहे हैं, क्राइम रेट भी कम हो रहा है। तो ये काफ़ी हद तक हमारा एक प्रोबेबल और अच्छा आंसर है, स्ट्रॉन्गर आंसर है। 90% चांसेज है इसके होने के, कंक्लूड करने के। अगर मैं यहाँ देयरफॉर लगा दूँ और इसको ऐड कर दूँ पैसेज में तो बहुत अच्छा आंसर होगा ये। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, इफ कैश मोटिवेट्स क्राइम एंड एब्सेंस ऑफ कैश कैन रिड्यूस क्राइम। जी नहीं, कैश तो 4% से बढ़ा है, ये भी आपने बताया, वॉल्यूम में 4% बढ़ा है, और कहीं हमें ये प्रूव होता हुआ दिखा कि एब्सेंस ऑफ कैश की वजह से क्राइम रिड्यूस हो गया? जी नहीं, हमें ये प्रूव होता हुआ नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर दिखा कि कैश की वजह से क्राइम जरूर मोटिवेट हुआ है और जब से डिजिटल पेमेंट्स आई हैं तब से क्राइम कम हुआ है, लेकिन एब्सेंस ऑफ कैश को प्रूव कर रहे हैं आप? जी नहीं, तो ये भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन डी कहता है, अ कैशलेस इकोनॉमी लीड्स टू अ सेफर सोसाइटी। क्या ऐसा कुछ है? अगर मैं देयरफॉर लगा दूं, देयरफॉर अ कैशलेस इकोनॉमी लीड्स टू अ सेफर सोसाइटी। जी नहीं, हमें कहीं भी कैशलेस सोसाइटी की कहीं भी इको होती हुई बात दिखी नहीं है इस पूरे ओवरऑल कंटेंशन में। तो मैं कैशलेस इकोनॉमी के बारे में क्यों बोलूँगा? क्यों? क्योंकि आपने बोला कैश वॉल्यूम 4% से बढ़ा है, तो इसका मतलब कैश तो रहेगा अभी स्टेट सिस्टम में, उसको हम नहीं एकदम से फिश आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोलना कि कैशलेस इकोनॉमी लीड्स टू अ सेफर सोसाइटी, ये नहीं बोला जा सकता है। इस ओवरऑल पैसेज लॉजिकली जो हमें सोचने के लिए बोला गया है उससे ये प्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा। हमें क्या प्रूव होता हुआ दिखा कि डिजिटल पेमेंट्स आने की वजह से क्राइम रेट कम हो गया, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा अभी। इंस्टेड ऑफ कैश बार्टर सिस्टम शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड। क्या ऐसा है? क्या इस वजह से ये कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिख रहा है? जी नहीं, बार्टर सिस्टम की कोई भी बात नहीं की, ये कोर्स ऑफ एक्शन की तरह मुझे दिखेगा, ये मुझे कंक्लूड होता हुआ नहीं दिखेगा। ऑप्शन बी एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबल आंसर होगा। ए सी डी ई चारों को रिजेक्ट करने के लिए मेरे पास रीजंस थे। इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ सिंपल शब्दों में, और मैं बढ़ूंगा आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं यहाँ से अभी
आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। रीड द अबव पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर जो पैसेज दिया उसको आप पढ़ेंगे और उसका सवाल का जवाब देंगे। ग्रिलिंग मीट गिव्स इट्स ग्रेट फ्लेवर। जब आप मीट को ग्रिल करते हैं तो वो उसको एक अच्छा फ्लेवर देता है, ये तो हमें पता है। दिस टेस्ट दो कम्स एट अ प्राइस सिंस द प्रोसेस क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स विच डैमेज DNA एंड डेवलपिंग कोलोन कैंसर। क्या ऐसा कुछ है? ये इन्होंने कंटेंशन प्रूव किया ये कि ऐसा एक हेल्थ हजार्ड क्रिएट होता है जब आप मीट को किसी तरीके से आप ग्रिल करते हैं तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जो कि आपके DNA को डैमेज कर सकते हैं। जब आप उसको कंज्यूम करोगे, उसको खाओगे ग्रिल्ड मीट को, तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो आपको एक हेल्थ हजार्ड दे सकते हैं, एक कोलोन कैंसर का एक रिस्क बन रहा है, वहाँ पर DNA को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये एक एज अ प्राइस, ये जो फ्लेवर है और जो टेस्ट आप लेते हो वो एक प्राइस की तरह आ रहा है आपके लिए, एक हेल्थ हजार्ड की तरह आ रहा है। बट रिसेंट रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट टू फाइंड अ वे अराउंड दिस प्रॉब्लम वन शुड ऐड बियर व्हेन बारबेक्यूइंग मीट। अब इन्होंने एक रिसेंट रिसर्च के बारे में बताया है कि अगर आपको इस प्रॉब्लम से निजात पाना है तो आप कुछ ना करिए, आप उसमें बियर ऐड कर दीजिए। बारबेक्यूइंग मीट में जो आप उसको ग्रिल कर रहे थे, यानी खाना बनाते समय, आप उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट और ऐड करिए जिसको हम बोलते हैं बियर। चलिए ठीक है, ये भी आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। आगे देखते हैं। फ्री रेडिकल्स विच फॉर्म फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन इन द इंटेंस हीट ऑफ दिस टाइप ऑफ कुकिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग केमिकल्स कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स विच मॉप देम अप। अभी जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जब आप ग्रिल करते हो मीट को, ठीक है, जो फैट और प्रोटीन में से बनता है, जो आपका मीट है उसके अंदर फैट और प्रोटीन है, उसको ग्रिल करने के बाद फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं उसको अगर आपको इंटेंस हीट में अगर आप अप्लाई करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स तो ये प्रॉब्लम और सॉल्व हो सकती है। अब ये तो समझ में आ गया हमको कि बियर और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच का कोई रिलेशनशिप यहाँ नहीं दिया है, यानी कि एक मिसिंग प्रीमाइस है यहाँ पर। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ ये बोल करके कि बियर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए सवाल क्या पूछा ये भी देख लेते हैं। सवाल पूछा है द कंक्लूजन अबव would be more reasonably drawn if which of the following were inserted into the argument as an additional premise। बिल्कुल वही सवाल पूछा इन्होंने, क्लियर ये पूछा कि कौन सा मिसिंग प्रीमाइस है, अगर वो प्रीमाइस को मैं ऐड कर दूं तो क्या कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिखेगा रीजनेबली। बिल्कुल, अगर बियर को मैं ये बता दूं कि वो एंटीऑक्सीडेंट है तो लॉजिकल डिडक्शन दिखेगा हमें यहाँ पे, क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो मैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ढूंढूंगा जो इस चीज़ को प्रूव कर पाए। तो मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है बियर रिड्यूसेस द हेल्थ रिस्क ऑफ बारबेक्यूइंग मीट। क्या ऐसा प्रूव होता हुआ दिखा? बिल्कुल दिखा, बिल्कुल दिखा। बट ये एक इन्फरेंस है, क्या ये इस बात को हमारे रीजनेबल कंक्लूजन में प्रूव करते हुए दिखेगा कि क्या बियर एंटीऑक्सीडेंट है? जी नहीं। हाँ, एक करेक्ट इन्फरेंस है तो इसलिए ये एक अच्छा आंसर हो सकता था, बट ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये उस बात को प्रूव नहीं कर रहा है कि बियर एक अच्छा रिच इन ऑक्सीडेंट है। ये एक स्टेटमेंट हमें ढूंढना है और वो कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन बी में बोलता है स्टीक शुड बी लेफ्ट अनमैरिनेटेड। बहुत ही वेवर्ड आंसर है, इसको छोड़ सकते हैं। और ऑप्शन सी देखिए लिखा हुआ है क्लियरली दैट बियर इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम यहाँ पर इसको ऐड कर दें पैसेज में तो मेरा पूरा कंक्लूजन प्रूव होता हुआ दिखेगा। बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ही इजीली समझ में आ जाने वाला। आपकी क्रिटिकल रीजनिंग अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आप कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ठीक करके आ सकते थे और बाकी सबको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये पूरा सेशन खत्म होता है। इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इसका एक्सप्लेनेशन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और प्लीज़ अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और क्या अब चाहिए। ठीक है, टिल देन पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। जय हिंद फ्रॉम माई साइड।